गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होगे और सारे काम अच्छे से कर रहे होगे, अपने मम्मी पापा की बातें मान रहे होगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी कर रहे होगे। आप लोगों का एग्ज़ाम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। मेरे ख्याल से पता नहीं आप लोगों के लिए है नहीं है, जिनका एडमिशन हो चुका है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो बेसिकली आपके सिलेबस में जो भी अभी तक पढ़ाया गया है वो ही आएगा, उसी में से आएगा। ठीक है, साइंस का ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी। तो अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम दोगे और इसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दोगे। मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिया है और सारे चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगे होंगे और किसी को कोई कहीं पे भी डाउट नहीं रह गया होगा, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो भी डाउट्स वगैरह थे आपने क्लियर करे थे मेरे से कॉन्टैक्ट करके। तो आज हम ये 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से हमारा बायोलॉजी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बेसिकली सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे 7th 8th में कि सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है वो कैसा होता है, उसको कैसे और ज़्यादा फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस सेंस में होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा टफ टर्म्स होते हैं जो कि अभी हमें इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। आगे आने वाले क्लासेस में हो सकता है थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा जाए। तो आपको सारी चीज़ें, खास करके बायोलॉजी में क्या है कि सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। आपको ज़्यादातर करके उसको वो कर लेना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, क्रैम करना है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली सेल से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें कह रहा है सेल्स के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर सेलुलर। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल और मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो इस पर्टिकुलर टर्म से ही आपको समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसको डिफ़ाइन करने के लिए अगर आपको पहले ही बोला जाए बिना किसी कुछ बताए तो आप भी एक सही अंदाज़ा लगा सकते हो। इतना आप लोग अभी स्मार्ट हो चुके हो। तो यूनिसेलुलर के बारे में बोल रहा है, सम ऑर्गेनिजम्स आर कंस्टिट्यूट बाई अ सिंगल सेल, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना ही होता है। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके एग्जांपल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि इसका कोई भी कुछ फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा सेल होता है ये, जिसको हम इजीली डिफाइन किया हुआ था। हमने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ था और क्लास 8 में भी थोड़ा सा एक ब्रीफ में हमने उसको वापस से रिवाइज़ करा हुआ था। पैरामीशियम जो होता है वो भी थोड़ा सा पैर के शेप का होता है, तो ये पर्टिकुलर टर्म याद करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। पैरामीशियम मतलब पैर से रिलेटेड, ये भी यूनिसेलुलर होता है। इसमें एक ही वही न्यूक्लियस होगा और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होगा सेल का। मल्टी सेलुलर के बारे में क्या कह रहा है? सम ऑर्गेनिजम्स आर कंस्टिट्यूट बाई मेनी सेल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसका सबसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? सबसे बढ़िया एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सेल्स से मिलके ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। ठीक है, हम सबको पता है ये बात। दुनिया भर में कितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, हम कैटेगराइज करते हैं, एक तरीके से हम एक आइडिया ले सकते हैं। खास करके जो ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो मल्टी सेलुलर ही होता है। एक ऑर्गेनिज्म है जो हम देख पाते हैं और वो यूनिसेलुलर होता है। अब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऑर्गेनिज्म क्या आप बोल सकते हो? एग। किसी भी एनिमल का जो एग होता है, जब तक वो एग के फॉर्म में है तब तक वो यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है और एक ही सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो भी आप बोल लो। ठीक है, तो सबसे कॉमन एग्जांपल आप सिंगल यूनिसेलुलर का एग्जांपल ले सकते हो, एग्स, एंड मल्टीसेलुलर का कोई भी लिविंग थिंग। ठीक है, ज़्यादातर करके कोई भी लिविंग थिंग नहीं बोल सकते, जो भी हम जिनको हम देख सकते हैं जनरली, खास करके ह्यूमन बीइंग्स तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अमीबा। अमीबा के बारे में अभी हमने डिस्कस किया होता, तो अमीबा के ये कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। सारे के सारे पार्ट्स आपको कुछ आगे आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट्स
का नाम क्या है, क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है। स्यूडोपोडिया के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। फॉल्स लेग, ठीक है, फॉल्स फीट ऐसे बोल सकते हैं। तो इनके फीट फिक्स नहीं होते हैं, इनके शेप चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो मतलब फेक या फिर फॉल्स। तो कहीं पे भी अगर आप स्यूडो वर्ड यूज़ करते हुए सुनते हो किसी को, तो आप समझ लो कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फेक। ठीक है। जैसे स्यूडो फोर्स, एक फोर्स के बारे में आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे फिजिक्स में। तो स्यूडो फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी एक उसको हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको स्यूडो फोर्स हम बोलना। फूड वैक्यूल है, फिर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो वैक्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले वाले क्लासेस में कि वैक्यूल एक बड़ा सा वैक्यूम टाइप का होता है जो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम का के बारे में मैंने आपको बताया था। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो पैर के जैसा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस आउटलाइन को, पैर के जैसा ही थोड़ा सा दिख रहा है, इसलिए इसको पैरामीशियम बोलते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा इसका जो स्पेलिंग है इसको आप ज़रूर याद रखना है इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी टर्म्स हम आगे आने वाले क्लासेस में या आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करने वाले, खास करके बायोलॉजी में, तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से अजीब से होते हैं, जिनको याद करना आपको लिख लिख के ही याद करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा इजीली याद होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें कुछ इसको डिफ़ाइन करा हुआ है और मतलब ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर किया हुआ है। अगर आपको आगे आने वाले क्लासेस में या अभी नॉमेनक्लेचर के लिए बोला जाए, पूछा जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया हमने, तो इसके बारे में अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके होंगे, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को अच्छे से आपको लिखना आना चाहिए होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसको अभी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादातर के कुछ टर्म्स आपने इसमें पढ़े ही होंगे, जैसे फूड वैक्यूल अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और कौन कौन से पार्ट से मिलकर ये एक सेल बना हुआ होता है, वो अब हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो ये न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस तो मेन पार्ट होता है सबसे। न्यूक्लियस के अंदर ही ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर काम होता है, ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं। फिर न्यूक्लियस के साथ में साइटोप्लाज्म होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, लिक्विड वाला पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, सेल वॉल एंड गोल्जी apparatus। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकें हम उतना अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को बार बार लिख लिख के याद करना है, इन वर्ड्स को। ये वर्ड्स थोड़े से अजीब से हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जैसे वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए आपसे। ठीक है, आप सबसे ज़्यादा बड़े बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो आप लोगों से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने कि हर एक सब्जेक्ट को तैयार करने का अलग अलग तरीका होता है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही तरीके से याद होते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स का दूसरा तरीका हो सकता है, फिज़िक्स का दूसरा तरीका हो सकता है, बायोलॉजी का अलग हो सकता है, केमिस्ट्री का अलग हो सकता है। केमिस्ट्री में भी जो 3 तरह की केमिस्ट्री होते हैं उनका भी अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, तो सभी लोग अपने हिसाब से एक तरीका डेवलप कर लेते हैं, उसी तरीके को हमेशा वो फॉलो करते हैं। या फिर किसी और ने बता दिया कोई एक तरीका, एक पर्टिकुलर चैप्टर को या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या कह रहा है, दे आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। हमने ये पढ़ा हुआ है पहले की क्लासेस में। आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मिले थे करने को।
आप में से कुछ लोगों ने गड़बड़ी भी करी हुई थी। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस था और जो साइटोप्लाज्म था उनके बीच में जो एक गैप प्रॉपर होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, वो बाउंड्री एक मिसिंग है, ठीक है। तो इन्हीं इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। माइक्रो, नैनो और मिली, और ये सारे आपने पढ़ा हुआ है, आपको पहले बताया गया था। तो आई होप इसमें आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶, और नैनो मतलब होता है 10⁻⁻⁹, और मिली मतलब होता है 10⁻⁻3। तो 1 to 10 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 1 × 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10 × 10⁻⁻6 मीटर। 10 × 10⁻⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5 मीटर। तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर से लेके 10⁻⁻5 मीटर तक इनका साइज़ हो सकता है, जो भी कैरियोटिक सेल्स होते हैं। और इसके बारे में और क्या क्या कह रहा है, पहली बात तो ये कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो सिंगल क्रोमोसोम ही होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब वही जो न्यूक्लियर वॉल होता है वो एब्सेंट होता है, और इनका साइज़ बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। तो मुझे लगता है कि आज चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और अभी इस पर्टिकुलर पीरियड में इतना काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तब तक के लिए अगले कुछ देर में स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।